हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक नई सुबह में। और आज की जो हमारी क्लास है वो कल वाली क्लास से जस्ट थोड़ी सी आगे होने वाली है। तो कल की क्लास में हमने ये देखा बच्चों कि जब आप 10th क्लास से 11th क्लास में आते हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना पड़ता है या सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है, उस चैप्टर का नाम होता है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो हमने यूनिट एंड मेजरमेंट में जो लास्ट टॉपिक कवर किया था वो हमने पढ़ा था डायमेंशन एनालिसिस तक, और फिर हमने ये देखा कि डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। उस एप्लीकेशन में मैंने जिक्र किया कि आप किस तरीके से किसी का फॉर्मूला बना सकते हो। मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी दिए थे इस चीज़ के ऊपर कि आप वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन निकालो, कैसे निकलेगा। तो ये सब हमने कवर किया। आज की क्लास में मैं एप्लीकेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाला हूं। जैसे एप्लीकेशन का दूसरा पॉइंट क्या है, हम आज दूसरा एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन में हम लोग ये देखेंगे कि हम कन्वर्ट करेंगे वन सिस्टम टू अनदर। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले लेक्चर में बात की है कि हमारे पास सिस्टम कितने तरीके के होते हैं। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, MKS सिस्टम, FVS सिस्टम और CGS सिस्टम। इन तीनों सिस्टम में से हम लोग जब कन्वर्ट करना सीखते हैं वो है 2 के बीच में। या तो मैं आपको सिखाने वाला हूं MKS से CGS में जाना, या आपके एग्जाम में आता है CGS से वापस MKS में आना। तो ये 2 टाइप के कन्वर्जन हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप आज के टॉपिक में ये हेडिंग डालेंगे कि कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर। और जिन्होंने ये लेक्चर नहीं किया, ये टॉपिक नहीं किया इससे पहले वाला, वो प्लीज़ आप पिछले वीडियो को जा करके देख लें जो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो आप उसमें उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला टॉपिक है। तो मैंने ये सोचा था कि भाई ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, इसीलिए हम लोग कंसाइज मैनर में छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, और हर चैप्टर को 2 वीडियोस में कोशिश करेंगे कवर हो जाए सारा का सारा। तो 2 वीडियोस बनेंगे, लगभग 80% एक वीडियो में और 20% बचा हुआ दूसरे वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आप प्लीज़ पिछला वीडियो जाकर देखिए अगर आपने आज की क्लास अच्छे से समझनी है, और अगर आपने पिछला वीडियो देखा हुआ है तो आप आज की क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपकी हेडिंग होगी आज की कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर। हम लोग जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो आप ध्यान से समझेंगे। एक फार्मूला है बच्चों, जब आप कन्वर्जन करते हैं किसी एक सिस्टम से दूसरे में, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, वो है N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। आपको ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब इस फॉर्मूले में 2 और 1 का क्या मतलब है, इस चीज़ को समझेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए, याद रहे आगे तक। 2 वो है बच्चों जो निकालना है, जो निकालना है, मतलब जिस सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है उस सिस्टम की वैल्यू 2 है। अभी देखेंगे क्वेश्चंस में क्या इसका मतलब होता है। और 1 क्या है, जो दिया है, जो दिया है, दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, समझना पहले। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर इसके बाद एक और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। तो आप देखना अभी क्या होगा। क्वेश्चन आता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे। याद होगा आपको, पिछली क्लास में मैंने ये जिक्र किया था, पहले लेक्चर में अपने जिक्र किया था कि न्यूटन MKS सिस्टम का पार्ट होता है, जबकि CGS सिस्टम में हम इसको डाइन बोलते हैं। तो हमारा कन्वर्जन यही है कि न्यूटन से डाइन बनाओ भाई, कितना होगा। तो इस चीज को करने के लिए हम वापस से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कैसे होता है। तो आप लिखेंगे बच्चों N2 बाई N1 इज इक्वल टू M1 बाई M2। नाउ व्हाट इज M? तो आपको जरूरत पड़ेगी पहले तो डायमेंशन की। आप गौर करो, MLT, ये 3 चीजें दी हुई है, और यही मैंने लास्ट क्लास में जिक्र किया था कि आप डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो डायमेंशन में हमने ये देखा था कि MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, और क्योंकि न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, मैं फोर्स का डायमेंशन निकाल लेता हूं पहले। तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को आप m लिखेंगे, एक्सेलरेशन LT माइनस 2 होता है। मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं बेटा, तो MLT माइनस 2 ये हो गया, है ना, क्लियर है। तो इसमें जहां जहां a है वहां पर जो m की पावर लिखा है वो लिखूंगा a की जगह, l की पावर जो है वो b की पावर b लिखूंगा, और जो t की पावर में लिखा है वो मेरी c की वैल्यू है। तो देखिए मैं लिखूंगा क्या, M1 बाय M2 की पावर a। ना व्हाट इज a? m की पावर क्या आया डायमेंशन में, 1 आया, तो 1 लिखो। देन L1 बाय L2 की पावर b। नाउ b क्या है, जो l की पावर यहाँ है 1, एंड देन
T1/T2 की पावर C। नाउ C हियर इज व्हाट, -2। तो डायमेंशन के अंदर जो जो लिखा हुआ है आपको वो लिखना है MLT की पावर में। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको हटाते थे पहले, ये मैंने रफ में काम किया था। अब देखिए वैल्यूज रखते हैं। मैंने कहा 2 वो है जो निकालना है। क्या निकालना है, क्या निकालना है, CGS निकालना है। डाइन इज व्हाट, CGS। और दिया क्या है बच्चे, MKS दिया हुआ है ना। तो आप चुनिए, यहाँ लिखा है M1 1। मैंने बोला 1 क्या है, जो दिया है। क्या दिया है आपको, आपको MKS दिया हुआ है, न्यूटन में MKS में दिया हुआ है। MKS में मास जो होगा वो किलोग्राम होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 kg। M2, 2 वर्ड क्या था, 2 था जो निकालना है आपको, CGS निकालना है, यानी M2 क्या बोल रहा है, जो CGS में मास होगा, यानी कि ग्राम। पावर लगाइए 1। देन L1/L2, L1 क्या, जो दिया हो, जो L1 वो जो दिया है, दिया MKS है, तो MKS में लेंथ की यूनिट होती है मीटर और CGS में लेंथ होता है सेंटीमीटर। तो नीचे 2 यानी CGS। फिर अगेन टाइम, टाइम भैया MKS में ले लो चाहे आप CGS में ले लो, टाइम हमेशा सेकेंड रहता है। तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, ये तो सेम ही आएगा बेटा, पावर -2। नाउ देखो किलोग्राम को ना ग्राम में कन्वर्ट कर लो। कितने, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, 1 kg की जगह लिख दूंगा 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। पावर 1 है बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है, अपना जो है अंडरस्टूड है कि क्या होगा। सिमिलर मीटर को सेंटीमीटर बना लोगे तो 100 सेंटीमीटर, नीचे 1 सेंटीमीटर तो है ही। पावर 1 मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन सेकंड से सेकंड कट गया, 1 बचा, और 1 की पावर में -2। भाई 1 की पावर में कुछ भी हो, आंसर हमेशा 1 आता है, तो ये तो 1 ही मिल गया। अंडरस्टूड। अब देखिए ग्राम से काट दो ग्राम, सेंटीमीटर से काट दो सेंटीमीटर। आप देखो क्या बचा आपके पास, 1000 तो यहाँ बचा और 100 यहाँ पे बच गया। इसका मतलब बचा कितना, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, तो इसको 10 की पावर 5 लिख सकते हैं 5 जीरो को। तो यानी एक N2/N1 जो था, या N2/N1, इसकी वैल्यू 10 की पावर 5 आया। तो यानी N2 क्या आया, आप N1 को उधर फेंको, N1 इंटू 10 की पावर 5 आया। व्हाट इज N1, दिस वैल्यू इज कॉल्ड N1, जो दिया है। N1 जो दिया है, दिया क्या है, न्यूटन 1। तो 1 इंटू 10 की पावर 5, ये मेरा N2 आ गया, और यही बेटा डाइन है। यानी कि 1 न्यूटन में कितना डाइन, 10 की पावर 5 डाइन। ये वैल्यू हमारी निकल के आई। फटाफट आप इसको नोट कीजिए। चलिए, तो नोट करने के लिए, क्योंकि आप पॉज कर सकते हैं और बैक में जा सकते हैं, पीछे जा करके नोट कर सकते हैं रोक करके, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि वीडियो छोटा सा बने, प्रिसाइज बने बेटा। अगेन चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन हम पहले आप खुद ट्राई करेंगे, वीडियो को रोक करके, जब मैं क्वेश्चन लिख दूँ उसके बाद मैं बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए आपको कन्वर्ट क्या करना है, 1 जूल में कितने अर्ग होंगे। नाउ जूल जो होती है बेटा वो एनर्जी की यूनिट है, और अर्ग भी एनर्जी की यूनिट है। अब ये अर्ग जो है ये CGS में होता है और ये MKS में होता है। मतलब अगेन आपको MKS से CGS में जाना है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए पहले, और जो भी आंसर आपका आएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखना है। तो मैं अभी इसको सॉल्व करूंगा, आप पहले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। चलिए, तो अब हम देखते हैं। आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो फॉर्मूला वही है अगेन बेटा, N2/N1 इज इक्वल्स टू M1/M2। M1 क्या है, जो मास दिया है। क्या दिया है आपको, MKS दिया है, मतलब आप ऊपर लिखेंगे 1000 ग्राम, kg, मतलब सिंपली पहले मैं kg लिख देता हूँ, 1 kg, और नीचे CGS होगा 1 ग्राम। पावर क्या होगा, A। और पहले आपको ABC भी पता होना चाहिए। अब क्योंकि ये जूल एनर्जी की यूनिट होती है, हमें एनर्जी का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। कौन सी एनर्जी, तो भाई कोई भी एनर्जी निकाल लो। मान लीजिए मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, 12 mv²। तो आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कोई भी कांस्टेंट नंबर का डायमेंशन नहीं होता, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगा। मास है तो मास के लिए आप m लिखेंगे, और v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है बच्चों LT-1, पावर 2 है लगा दो, तो ये हो गया m, l की पावर 2, t की पावर -1 की पावर 2 हो गया -2। तो आप गौर करिए, मेरा m की पावर जो है वो मेरा a है, यानी a की जगह मैं 1 लिखूंगा, l की जगह b की जगह क्या आएगा, जो l की पावर है जो कि 2 आया, तो 2 आएगा, और t की जगह पे पावर c था, तो पावर यहाँ -2 है, मैं वो लिखूंगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पहले पावर यहाँ पे असाइन कर दिया है।
अब आप देखिए लेंथ को लेके चलते हैं, तो L1 क्या है, लेंथ इन MKS जो कि मीटर होगा, तो मैं 1 मीटर लिखता हूं और नीचे CGS में सेंटीमीटर लिखता हूं। बट इन MKS एंड CGS टाइम इज सेम, तो सेकंड सेकंड ही रहेगा। अब ये तो आप जानते हैं, कट गया बेटा, 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 1 ही रहता है। यहाँ आइए, मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए आप लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में, नीचे भी सेंटीमीटर है, पावर है 2। यहाँ पे आप किलोग्राम को ग्राम बनाइए, 1000 ग्राम लिख सकते हैं, नीचे है 1 ग्राम और पावर है 1, इधर है N2/N1। अब देखें बच्चों, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यानी 1000 बचा जो कि 10 की पावर 3 हुआ, और ये 100 बचा, ये 100 है और पावर 2 है। मैं 100 को 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ और पावर 2 है, इट मीन्स दिस इज व्हाट, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 की पावर 2 4 हो गया, यानी ये मिला 10 की पावर, यहाँ पे क्लियर करते हैं इसको हटा के, यहाँ पे मिला मुझे 10 की पावर 7, इधर हुआ N2/N1। तो मैं लिखता हूँ N2 क्या होगा, N1 को आप इधर भेज दो बच्चों, N1 इंटू 10 की पावर 7, तो N1 की वैल्यू क्या दे रखा था इसने, जूल, 1 जूल, तो 1 लिखा, यानी 1 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग होता है 1 जूल में, तो यहाँ पे 10 की पावर 7 आएगा। तो इतना आसान है कन्वर्जन करना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। आप जितना मन चाहे उतने क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने हिसाब से बनाइए, सॉल्व कीजिए। तो आपने देखा स्टेप्स मैंने जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया, मैंने वही सेम स्टेप्स इसमें भी फॉलो किया। तो आपको बस एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर डायमेंशन निकालना आना चाहिए, जो डायमेंशन की पावर है वही यहाँ पे ABC होगा। ABC पुट करने के बाद 1 वो जो दिया है, 2 वो जो निकालना है, जो सिस्टम निकालना है, पुट करके एंड देन फाइनली यू विल गेट योर आंसर। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तो फटाफट इसको नोट करो बेटा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपने इसको उतार लिया होगा, नहीं उतारा है, अगर मैं जल्दी मिटा रहा हूं तो आप इसको बैक करिए, बैक करके फिर पॉज कीजिए और पॉज करके नोट कीजिए, है ना। बड़ा सिंपल सा है यार, ऑनलाइन का फ़ायदा उठाओ, बहुत इजी है। ऑनलाइन जब से आया ना, एक क्रांति है ऑनलाइन, आप लोग नहीं जानते, बट 2 चीज़ें हुई है आपके ज़माने में ना, जो ये जेन ज़ी जनरेशन है, आप लोग, हम लोग तो ठहरे मिलेनियम जनरेशन, तो थोड़े से बैकवर्ड हो गए, पीछे रह गए। बट आपकी जनरेशन में बच्चों एक फ़ायदा ज़रूर है, वो फ़ायदा ये है कि एक तो इंटरनेट इजीली अवेलेबल है ना, इंटरनेट सभी के पास अवेलेबल है, बहुत सस्ते में अवेलेबल है, 1 GB 1.5 GB तो रोज़ का आपको मिलता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके पास यूट्यूब है यार, यूट्यूब पे जितना आप चाहो उतना ज्ञान लपेट सकते हो, उतना ज्ञान सीख सकते हो। पॉज करो, नोट करो, याद करो, रिविजन करो, क्वेश्चन आंसर करो यार, 75 चीज़ें हैं यूट्यूब पे, तो आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करना, ठीक है ना। आपको ट्राई करना है 10 की पावर 5 अर्ग में कितना जूल होगा, ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। मतलब हम लोग डिस्कस इसको करेंगे अगली वीडियो में, बट आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लेंगे, ये आपको करना है, होमवर्क में करना है, ठीक है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ अगले टॉपिक की तरफ, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सो देयरफॉर मैं आगे बढ़ता हूँ इसको मिटा करके। आप ये क्वेश्चन ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर क्या आता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो ये था एप्लीकेशन नंबर 3। थर्ड एप्लीकेशन में बच्चों मैंने लिखवाया था, हम लोग चेक कर सकते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला कितना सही है हम लोग ये चेक कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके। कैसे? अब देखिए, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं और आपको ये चेक करना सिखाऊंगा कि क्या वो फॉर्मूला सही है कि नहीं है। ये तीसरा एप्लीकेशन है इसका। तो जैसे हम एक फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, मैं लिखता हूं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। देखो जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा होगा, आपने क्लास 9th में इससे पहले पढ़ा है और मैं 11th में भी ये पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में हम लोग जानेंगे। वैसे अगर आजकल क्या है ना, NCERT ने थोड़ा सा चेंज किया अपने आप को, तो जो पहले चैप्टर 2 होता था वो चैप्टर 1 है। पहला चैप्टर कुछ और होता था जिसमें हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ते थे कि कितने टाइप के फोर्सेज होते हैं, फंडामेंटल 4 टाइप के होते हैं, तो वो सब हम पढ़ते थे। फिर चैप्टर 2 पे यूनिट एंड मेजरमेंट आता था। अब आज की किताब में, आज के सिलेबस के हिसाब से फिजिक्स का चैप्टर 1 ही हो गया है, यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना। तो ये सेकंड चैप्टर में आएगा नई किताब के हिसाब से, पुरानी किताब के हिसाब से चैप्टर 3 में आएगा यही इक्वेशन, ठीक है। तो अभी देखिए कैसे चेक करना है। तो कोई चीज़ आप देखिए बच्चों, इसके बीच में ना प्लस का निशान आप देख रहे हैं, है ना।
मतलब यूटी के अंदर मैं हाफ एटी स्क्वायर को जोड़ रहा हूं, प्लस कर रहा हूं। मेरा एक सवाल है आपसे, आप मुझे बताइए 5 गधे और 5 घोड़े ऐड करके बताओ कितना होगा, कितना होगा। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये 10 घोड़े गधे हो गया, गधे घोड़े हैं, ऐसा कौन सा जानवर होता है गधे घोड़े, ये गलत है। माने मैं इसको तो नहीं जोड़ सकता, ये गलत है जोड़ना। लेकिन अगर मैं आपसे यही पूछूं कि 5 गधे जमा 5 गधे कितने होंगे, तो आप कहेंगे 10 गधे होंगे, है ना। यानी आप एक चीज गौर करो बच्चों कि ऐड करने के लिए सेम जाति का होना जरूरी है। वो गधा है तो दूसरा भी गधा ही चाहिए, अगर एक घोड़ा है तो दूसरा भी घोड़ा ही चाहिए, ऐड तभी होगा, अदरवाइज नहीं कर सकते आप ऐड। तो हमें जाति का सेम लेना जरूरी है। सिंपली इसी तरीके से अगर बीच में प्लस का निशान है तो इसका डायमेंशन, यूटी का डायमेंशन और हाफ एटी का डायमेंशन बराबर होगा, तभी बीच में प्लस है बेटा, जुड़ा है। तो कोई चीज को जोड़ते हो घटाते हो तो याद रखना आगे से कि उनका डायमेंशन सेम है, आप तभी घटा पा रहे हो, अदरवाइज नहीं घटा पाओगे। तो मुझे चेक करना है कि जो एस का डायमेंशन है क्या वही डायमेंशन यूटी का है, क्या वही डायमेंशन हाफ एटी स्क्वायर का है। अगर तीनों का डायमेंशन सेम आता है तो मैं कहूंगा कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें और हिसाब से मुझे चेक करना है कि डायमेंशन ऑफ एस बराबर होना चाहिए किसके, तो बराबर होना चाहिए डायमेंशन ऑफ यूटी के, और वो बराबर होना चाहिए बच्चों डायमेंशन ऑफ हाफ एटी स्क्वायर के। तो अगर ये सेटिस्फाइड हो गया तीनों तो मैं कहूंगा कि हाँ फॉर्मूला करेक्ट है। और ये तीसरी एप्लीकेशन होगी डायमेंशन एनालिसिस की। तो चलिए देखते हैं कैसे। एस माने डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को आप मीटर में नापते हो, यानी कि एक बच्चे लेंथ हो गया, तो m0 l और t0, क्योंकि m और t तो है ही नहीं, तो यह आ गया एस का। सिमिलर अब आगे चलते हैं। u माने वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं u को, तो u इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी। और ए बच्चों होता है एक्सेलरेशन, एस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब दूरी या विस्थापन हिंदी में कहा जाता है। टी फॉर टाइम, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये है, तो यू माने वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए लिखेंगे बच्चों एल टी माइनस 1, और टी फॉर टाइम लिखिए टी। ये हुआ। अब जरा गौर करो, अभी मैं इसको अगली लाइन में सॉल्व करूंगा। फिलहाल m तो है ही नहीं इसमें m नहीं है तो m0 लगा दो, है ना। अभी सॉल्व करेंगे, अब आगे बढ़िए इस तरफ। हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, इट्स अ कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट का सीखा है हमने, कोई डायमेंशन नहीं होता। किस किस का नहीं होता, कांस्टेंट का, लॉग का, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल का, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो बात ठहरी एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन इज एल टी माइनस 2, मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था ये। तो एल टी माइनस 2, टी मतलब टाइम, और उस पर स्क्वायर है तो 2 लगा दो बेटा, और m नहीं है तो m0 करो, इसको ऐसे ब्रैकेट में डालो। अब चेक करिए क्या तीनों सही आया, क्या तीनों बराबर आया। m0 एल टी माइनस 1 और यहाँ टी की पावर 1, 1 और माइनस 1 जुड़ के 0 हो गया, तो ये आ गया t0। इस पे देखिए m0, यहाँ l है, t माइनस 2 और t प्लस 2 जुड़ेगा तो बेटा 0 हो जाएगा। चेक करो क्या तीनों सही है, तो हाँ ये बराबर ये है, यानी यस दिस फार्मूला इज करेक्ट। देखो कितना सिंपल है हमें फॉर्मूले को निकालना और ये चेक करना कि क्या वो फॉर्मूला सही है कि गलत है। तो ये स्टेप्स आप याद रखेंगे ना, आपको याद रखना बीच में प्लस है तो डायमेंशन दोनों का बराबर होगा, माइनस है तो डायमेंशन बराबर होगा, क्योंकि गधे में गधा ही जुड़ेगा, घोड़े में घोड़ा ही जुड़ेगा ना, गधा घोड़ा नहीं जुड़ सकता है। तो इसको फटाफट नोट करो, फिर मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, कराता हूँ क्वेश्चन। चलिए तो इसको फिर मिटाते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैं इसी पे सेम देता हूँ आपको फॉर्मूला, आपको चेक करना है बच्चों पहले कि सही है या गलत है ना। सेम इसी तरीके से है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मोशन का ये भी एक इक्वेशन है, आप मुझे फटाफट चेक करके बताइए कि क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है। फटाफट आप चेक करेंगे इसको, जल्दी से जल्दी ट्राई करिए। वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलो तो अब मैं इसको कराता हूँ आपको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। तो मेरे हिसाब से बीच में प्लस है ना, अभी मैंने सिखाया गधे में गधा ही जुड़ता है, घोड़े में घोड़ा ही जुड़ता है, यानी कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, इसके बराबर। यानी मैं लिखूंगा बच्चों डायमेंशन ऑफ v बराबर किसके, तो डायमेंशन ऑफ u के, और ये खुद बराबर इसके डायमेंशन ऑफ
80 के, यानी ये तीनों का डायमेंशन एक दूसरे के बराबर आएगा। इसको हम लोग करके देखते हैं। अब देखिए v का डायमेंशन क्या, v माने वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपने सीखा है lt माइनस 1। m नहीं है तो m को 0 कर दो, आगे बढ़ो। u इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी, बच्चे है तो वेलोसिटी ही, और वेलोसिटी है तो सेम वही m0 lt माइनस 1। चलो बच्चे ये दोनों तो सेम आ गया। अब इस पे बढ़ते हैं। देखो a फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का होता है lt माइनस 2, और पीछे टाइम है यानी t। m नहीं आया तो m0 कर दो ना, m0 l t, देखो माइनस 2 और यहाँ 1 है, जोड़ो बच्चों, माइनस 1 आएगा। क्या तीनों सेम आया? देखो क्या तीनों सेम आया? तो हाँ भाई तीनों सेम आया। एक अंधा भी बता सकता है कि तीनों सेम है ना, जिसकी आंखें नहीं हो वो भी बता सकेगा कि तीनों सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों बराबर, यानी कि दीज आर डायमेंशनली करेक्ट। तो यस, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला है ना। एक आपको होमवर्क देता हूं मैं, आप हर बार मैं हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, और ये बहुत अच्छी बात है। आप इसको जितना सॉल्व करेंगे बेटा उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगा, उतना ज़्यादा आप इसमें पंडित बन जाएंगे ना। ऐसा बनिए, ऐसा पढ़िए कि पंडित बन जाए। जैसे आंख मूंद करके नहीं मंत्र पढ़ते हैं, वैसे आपको ये मंत्र की तरह टिप्स पे याद होना चाहिए, कुछ इस तरीके का। चलिए इसको फटाफट उतारिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट उतारिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको चेक करने के लिए, ये होमवर्क रहेगा, आप होमवर्क में करेंगे इसको। टॉपिक क्वेश्चन ये है कि W इज इक्वल टू mgh, ये आपको प्रूव करना है। m मास है, मतलब चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। g क्या है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h है बच्चों हाइट, ये हाइट है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको बनाइए और होमवर्क में बनाइएगा। मैं फिर अब अगली टॉपिक पे बढ़ता हूँ अपने, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप होमवर्क में करेंगे। ओके सो अगला टॉपिक इसके बाद क्या आता है वो देखते हैं। तो हमने बच्चों डिस्कस किया 3 तरीके का एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस का, और कुल मिला के यही 3 एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में है, जो कि हमने बात की सबसे पहला कि हम फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। दूसरा हमने बात किया कि हम फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं, यहीं पर देखा। तीसरा हमने देखा कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम किसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे MKS से CGS, CGS से MKS वापस आना है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि हम कर सकते हैं। अब क्या है इसके बाद, तो देखिए अब आता है बच्चों एक चीज़ जिसे हम लोग नाम देते हैं पैरालेक्स मेथड। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बस एक छोटा सा टॉपिक है, तो बस समझना है, क्योंकि ज़्यादा डिटेलिंग नहीं जानी है इसके, है ना। पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें बेटा, अगर आप फिजिक्स की बुक उठाएंगे ना तो माथा नोच लेंगे, इतना सारी चीज़ें। बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग विच इज़ देयर इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ना, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो उसी चीज़ों को छाटो, समुद्र में से मोती उठाओ। जैसे जेई और नीट करने के लिए ना एक ब्रह्मास्त्र आपको बताता हूँ। चीज़ें क्या करो, पिछले 10 साल के पेपर उठाओ, सिर्फ बेटा उसको सॉल्व करो। कोई ज़रूरत नहीं है किसी कोचिंग की। कोचिंग क्या होता है, कोचिंग बिजनेस होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो 3-3, 4-4 लाख रुपए फीस लेते हैं आपसे, और वो क्या सिखाते हैं, वो वही चीज़ें तो सिखाते हैं कि 10 साल के पेपर को एनालाइज करते हैं कि कहाँ से क्या आता है, और वही चीज़ आपको सिखाते हैं। तो क्यों ना आप उन्हीं 10 साल के पेपर को खुद रिवाइज कर लो, टॉपिक्स देख लो कि क्या क्या चीज़ें। तो जेई बहुत आसान है बेटा, जेई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 3 सब्जेक्ट नहीं करने, केवल 2 सब्जेक्ट अच्छे से कर लो, यू विल क्लियर, यू विल गेट 95% से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, आपके परसेंटाइल आ जाएंगे ज़्यादा, है ना। बड़ा आसान है। DTU में एडमिशन करो, NIT में जाओ, बहुत आसान है। हाँ थोड़ा सा IIT के लिए टफ है, IIT के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है, एडवांस करना है तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, पैर घिसना पड़ता है ना, उंगलियाँ घिसनी पड़ती है। तो वही टॉपिक पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है। सब क्यों जानना है भाई, समुद्र के अंदर मछली ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, एक इन्फॉर्मेशन तो वो भी है ना, वो क्यों पढ़ूँ मैं, जो मेरे मतलब का बात नहीं है मैं क्यों जानूँ। कान बंद कर लो, कान में वही जाने दो जो आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं, सिर्फ वही याद करो। चलो पैरालैक्स देखो, इसको समझने के लिए ना आप एक चीज़ समझो। मैं एक बिंदी बनाता हूँ, एक डॉट बनाया मैंने यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा डॉट, ठीक है। अपनी एक आंखें बंद करो और इस डॉट की तरफ देखो, देखो एक आंख बंद करके। अब थोड़ी देर देखने के बाद ना अपने इस आंख को खोलो और इस आंख से उसी पॉइंट को देखो। आपको ये पॉइंट उसी जगह नहीं दिखेगा, थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, हुआ ना।
इसी को पैरालेक्स बोलते हैं। तो माने ये क्या होता है कि एक पॉइंट जो हमें यहाँ दिख रहा था थोड़ी देर के बाद यहाँ दिखने लग जाता है, थोड़ी देर के बाद दूसरी जगह दिखने लग जाता है। दिस इज कॉल्ड पैरालेक्स मेथड। तो हम करते कैसे हैं इसको समझिए, इसके क्या यूज हो सकता है। तो जैसे मेरे पास ये चांद है, मून है ये, ठीक है। अब मून को ना हम लोग एक पॉइंट से देखते हैं, इसका एक ये किनारा और एक ये किनारा, ऐसा मान लो ये देखते हैं हम लोग। तो हमें मालूम है बेटा ये डायमीटर है इसका, मून का है ना, और ये यहाँ की दूरी हो गई, ये यहाँ का थीटा हो गया। तो पैरालेक्स मेथड बोलता है कि ये जो थीटा है ना, दिस इज व्हाट d/r। कोई नई चीज नहीं सिखा दी मैंने, ये आपने 9th-10th में सीखा हुआ है। आपको याद होगा सर्कल के अंदर जो आर्क होता है बेटा, उसमें ये रेडियस होता है और ये लेंथ ऑफ आर्क होता है, ये थीटा होता है। तो वहां पे हम फॉर्मूला लगाते थे ना, थीटा इज इक्वल्स टू L/r। तो सेम वही वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ यूज किया है, थीटा इज इक्वल्स टू L/r। तो पैरालेक्स और कुछ नहीं है, 9th-10th के उस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। तो वही चीज है, थीटा बराबर L/r। यहाँ L की जगह देखो बस ये डायमीटर है, तो डायमीटर/r है। सो दिस इज व्हाट पैरालेक्स मेथड मीन्स, नथिंग एल्स। तो सिंपली ये फॉर्मूला याद कर लो। अगर कुछ आता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो आप कर सकते हो बहुत आसानी से, ज़्यादा बड़ी डिटेलिंग चीज़ नहीं है, तो मैं इस पर ज़्यादा घुसूंगा नहीं, बस इतना ही हमें इसमें समझना था पैरालेक्स में, ठीक है। अब देखिए अगला छोटी मोटी टॉपिक ही बचे हैं जो हम फटाफट क्लियर कर रहे हैं इसको। देखिए अब अगला क्या है, अगला टॉपिक है बेटा एंगल। एंगल्स जो होते हैं, छोटे क्लास में सिखाते हैं कि एंगल कैसे बनता है, दो लाइन के बीच में बनने वाले एंगल, दो लाइन के बीच में जो बनता है उसे हम एंगल कहते हैं। तो एंगल बेटा दो तरीके का होता है, एक जिसके हम कहते हैं प्लेन एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल। देखना, प्लेन एंगल वही जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दो लाइन के बीच में बनने वाले एंगल को कहते हैं प्लेन एंगल, थीटा से लिखते हैं इसको। अगर इसकी हमसे कोई ऐसा यूनिट पूछे तो हम बताते हैं भाई ऐसा यूनिट इज व्हाट, तो रेडियन है। जिनके पास मैथ्स है वो पढ़े हुए हैं, जिनके पास मैथ्स नहीं है 11th क्लास में, वो अभी बस इतना जान लो जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है काफ़ी है। तो हम उसे ऐसे भी देखेंगे, नीट वालों की तरफ से भी अप्रोच रखेंगे, क्योंकि उनके पास मैथ्स नहीं होती, तो जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ध्यान रखेंगे। तो एंगल की, प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। दूसरा एंगल आता है बेटा सॉलिड एंगल। जैसे मान लो मैं तरबूज खरीदने गया, कभी तरबूज वाले से देखना, उसको कह देना कि भाई तुम्हारा तरबूज मीठा नहीं है, वो दिल पे ले लेता है। क्या करता है, चाकू से ऐसे तरबूज को काटता है, इस तरीके का डिजाइन बनाता है ऐसे, और आपको कहेगा, काट करके देगा, लो जी टेस्ट करके देखो, ऐसे निकालेगा उसके अंदर से, है ना, ऐसा ही शेप निकलता है। तो ये जो शेप आपको निकाल के देता है, ये वाला तरबूज का ये वाला शेप निकाल के देता है, लो खाओ। तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, इसके सेंटर पे ये जो 3D टाइप का बना रहा है, इसको हम लोग d लिखते हैं बेटा, उसी को कहते हैं सॉलिड एंगल। तो d का क्या फॉर्मूला हो जाता है, तो ये जो ऊपर का एरिया है ना, जैसे एरिया अपॉन में जो रेडियस आया, इसका स्क्वायर कर लेना, तो ये हमारा सॉलिड एंगल निकल के आ जाता है। और सॉलिड एंगल का जो एसआई यूनिट है वो रेडियन नहीं है, वो क्या है, वो है स्टेरेडियन, सॉलिड रेडियन है ना, स्टेरेडियन। तो दिस इज व्हाट सॉलिड एंगल मीन्स। तो मतलब एक 3 डायमेंशनल में जो तरबूज बीच में एंगल बनाता है, तरबूज काट करके मैंने खाया तो उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज नॉन एज सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो ये फटाफट आप नोट करेंगे, इससे ज़्यादा डिटेलिंग कुछ नहीं है, बस आपको ये ऐसा यूनिट ध्यान रखना है, डायग्राम याद रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है ना। तो बहुत इजी है यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर, सब कुछ हम कवर कर ही चुके हैं, कोई ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है हमारे पास। फटाफट इसको नोट कर लेंगे बेटा, फटाफट नोट कीजिए इसको। चलिए, तो अब इस चैप्टर में हमारे पास कोई टॉपिक नहीं बचा, हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो नया सिलेबस जो है सीबीएसई का, उसमें क्या है कि अभी अच्छी बात ये हो गई ना कि सीबीएसई का जो सिलेबस है ना, ऑलमोस्ट वही सिलेबस अब जेई और नीट और वगैरह ने भी कर दिया है। पहले क्या था, कुछ चीज़ें जेई में आती थी, वो चीज़ें सीबीएसई में नहीं आती थी, तो बेटा बहुत पढ़ना पड़ जाता था, है ना, तो हमें भी सारी डिटेलिंग जानी पड़ती थी। अब अभी क्या है, कंसाइज हो गया थोड़ा सा सिलेबस, तो जो जेई नीट में है वही सीबीएसई में भी है। तो मैंने जो अभी कवर कराया, दैट इज़ व्हाट चैप्टर 2 में हमें बस इतना ही पढ़ना है। आप इतनी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से क्वेश्चंस बना लो, मैं गारंटी देता हूँ आपको फिजिक्स में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। 100% 100 नंबर लाना बेटा बहुत आसान है, बशर्ते आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप ना प्रैक्टिस की ही बस कमी करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस को अच्छे से करते हैं ना, दबा के प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा मोबाइल को थोड़ा कम टाइम दो, जो इंस्टाग्राम को आप टाइम देते हो, यूट्यूब को टाइम देते हो,
यूट्यूब पे बस ये देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ ऐसी चीज़ें देखनी है। ये नहीं कि बस रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स चलाते जा रहे हैं, शॉर्ट्स देखते जा रहे हैं यूट्यूब के, तो वो चीज़ें थोड़ा कम करो, लिमिट कर दो। मैं ये नहीं कहता ज़ीरो कर दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इवन मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। मैं भी कई चीज़ें देखता रहता हूँ क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना पड़ता है। अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं, मैंने शुरू में ही कहा था कि मेरी जो जनरेशन है वो मिलेनियम जनरेशन वाले हम लोग हैं, हम आप लोगों से पीछे हो जाएंगे। तो आप लोगों की जो जनरेशन है ना, वो थोड़ी सी हमसे 10 कदम आगे ही है, और आपके आने वाली जो जनरेशन होगी, जो पीढ़ी होगी, जो अब जनरेशन अल्फा आएगा, वो आपसे भी 10 कदम आगे होगा। तो ये चीज़ें ना आप खुद महसूस करोगे आगे टाइम समय के साथ। तो चीज़ें वो पढ़ो जो ज़रूरी है। आप देख ही रहे हो एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है हमारे भारत के अंदर, तो आपको जो पढ़ना है पढ़ लिख के अच्छी जगह एडमिशन लो, IIT में जाओ, DTU में जाओ, बढ़िया जॉब लो, बढ़िया खूब पढ़ाई करो, CBSE बोर्ड में एकदम फोड़ दो, ठीक है। तो आज के लिए इसको हम लोग इस चैप्टर को यहीं तक रख रहे हैं। खूब मेहनत कीजिए, इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, मैंने जो पढ़ाया वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, रट डालो, एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ, और भी जो बोलते हैं वो सारी चीज़ें कर डालो। मुझे नहीं पता क्या क्या बोलते हैं, बट सब्सक्राइब और लाइक तो मुझे पता ही है। शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा जो तुम जानते हो जो मेरे को वायरल करने के लिए लग सकता है, कर डालो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में, और इसका अगला चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर 3 पुरानी किताब के हिसाब से, और चैप्टर नंबर 2 नए किताब के हिसाब से, जिसका नाम होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और हम कुछ केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स देखेंगे। तो तब तक के लिए नमस्ते, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, मिलते हैं आपसे।